देखिए दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया, ठीक है ना, इस साल के लिए फॉर द ईयर 2024 एंड 25। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से लास्ट ईयर का बजट रहा और किस तरीके से इस साल का बजट रहा। बजट में इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल इनवर्ड है, कैपिटल इनवर्ड मतलब जो गवर्नमेंट की इस साल इनकम हुई है और पिछले साल जो इनकम हुई है उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे। और गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर कैपिटल आउटवर्ड रहा, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कितना खर्च करा, एक्सपेंडिचर जितना करा और इस साल जितना एक्सपेंडिचर करा, उस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पर गवर्नमेंट को और बेटर करना चाहिए, थोड़ा उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेटर पिक्चर, एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बन पाए, ठीक है ना। ओके, देखिए ये लास्ट ईयर का हमारा फॉर द ईयर 2023 एंड 24 और ये हमारे इस साल का है फॉर द ईयर 2024 एंड 25, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो गवर्नमेंट, ये जो जितना सारा डाटा है मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बजट से बेसिकली डायरेक्टली उठा लिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। देखिए अगर हम मान के चल रहे कि हमारी जीडीपी कितनी है, ₹100 है। अगर हमारी जीडीपी है 100 रुपये है, ठीक है, ऐसा हम अगर मान के चलें हमारी जीडीपी कितनी है 100 रुपये है, तो उसमें से ये सारा बाइफर्केशन है, उसमें से ये सारा डिवाइड है जिसको आपको समझते हुए चलना है। देखिए अगर हमारी जीडीपी हम लोग 100 रुपये मान के चल रहे हैं, उसमें से 34 रुपीज़ दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लोन जो गवर्नमेंट बेसिकली बोरिंग करे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बोरिंग एंड द अदर लाइबिलिटीज़, इसका मतलब और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो उधार ले रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो लोन ले रही है उसमें से 34% जो अमाउंट था गवर्नमेंट की इनकम थी लास्ट ईयर, वो कहाँ से हुई थी, आपके लोन से हुई थी। इसका मतलब है कि अगर 34 रुपये हमारे जीडीपी में इंक्लूड हो रहे हैं, जो सरकार खर्च कर रही है, जो सरकार जीडीपी के अंदर डाल रही है, तो दैट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लोन, ठीक है ना, बोरिंग वगैरह से। लेकिन इस साल ये जो हमारा अमाउंट है दैट हैज डिक्रीज टू 27%। इसका मतलब अगर 100 रुपये हैं तो उसमें 27 रुपये इस साल कहाँ से आए, हमारे बोरिंग से आए हैं, लाइबिलिटीज से आए हैं। अब जो बोरिंग होती है ना, जो लोन लेती है सरकार, वो दो तरीके से ले सकती है, एक होता है इंटरनल बोरिंग, एक होता है एक्सटर्नल बोरिंग, मतलब देश के अंदर से और देश के बाहर से। अब इसका बहुत एक लंबा सेगमेंट है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, राइट। फिलहाल आपको इतना समझना है कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर बेसिकली हमारे 34 रुपीज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द बोरिंग्स, और इस साल हमारा वही जो बोरिंग है, जो वही जो हमारा लोन है, वही जो हमारा उधारी है, वो 27 पर आ गई है। इसका मतलब हमको साफ साफ दिख रहा है 7 रुपये बेसिकली इस साल सरकार ने कम लिए हुए आउट ऑफ टोटल बोरिंग्स, ठीक है ना, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ये पहला सोर्स हो गया जहाँ से सरकार को पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो पहला सोर्स क्या है हमारे पास, लाइबिलिटीज़ हैं, सरकार के जो बोरिंग है, सरकार ने जो उधारी लिए हुए, लोन लिया हुआ है। सिंपली आप इसको इस तरीके से समझते हुए चलेंगे तो देखिए मेजर चंक बेसिकली सरकार लोन लेके हमारे जीडीपी में इन्फ्यूज़ करती है, ठीक है ना। इसका मतलब सरकार के ऊपर लाइबिलिटी भी बन रही है, इसका मतलब सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट का प्रेशर भी आएगा। उसको भी हम लोग देखेंगे कि जब हम ये देखेंगे कि जो सरकार का पैसा है मेजॉरिटी ऑफ चंक कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या ये ठीक चीज़ें हैं या ये चीज़ें गलत हैं और किस तरीके से सुधार इसमें हो सकता है, एक बार इसको भी जानेंगे, राइट। अब देखिए लास्ट ईयर बेसिकली नॉन टैक्स रिसीट जो थी हमारी वो 6% के आसपास थी। इसका मतलब है नॉन टैक्स रिसीट का मतलब होता है जो टैक्स के अलावा जो सरकार को इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीस अगर सरकार के पास गई, कोई फाइन अगर सरकार के पास गया, तो ये सारी होती है नॉन टैक्स रिसीट्स, राइट। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बट मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो सरकार को लास्ट ईयर नॉन टैक्स रिसीट से, उन फीस से, फाइन से, ये सब चीज़ों से बेसिकली 6 रुपये मिले थे आउट ऑफ 100, ठीक है ना। देखिए 34 रुपीज़ कहाँ से मिल रहे हैं, लोन से मिल रहे हैं, 6 रुपये कहाँ से मिल रहे हैं, नॉन टैक्स रिसीट से मिल रहे हैं। इस बार वही नॉन टैक्स रिसीट हमारा बढ़ के हो गया 9 रुपये, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नॉन टैक्स रिसीट क्या हो गया इस बार हमारे, बढ़कर 9 रुपये हो गए, राइट। फिर आता है हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो कैपिटल रिसीट्स आपका डेट क्रिएट नहीं कर रही है। डेट क्रिएट का मतलब जो उधारी में नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको कैपिटल रिसीट को समझना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली ये समझिए कि कैपिटल रिसीट में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट है और उसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमारा कैपिटल रिसीट होता है, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट का वो अल्टीमेटली पार्ट हो जाएगा, राइट। तो पिछली बार उसमें से 2 रुपये हमें मिल रहे थे, लेकिन इस बार उसमें से हमें 1 ही रुपये मिल रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई घबराने वाली जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो कैपिटल रिसीट हमारे पास तभी आएंगे जब हम लोग एक केपेबल इकोनॉमी होंगे, राइट। तो लास्ट ईयर इसका जो चंक था, इसका जो बेसिकली अमाउंट था दैट वाज लाइंग अप टू 2% और द 2 रुपीज़ आउट ऑफ टोटल 100, राइट। इस बार वो खाली 1 ही रुपये उसमें से हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इतना घबराने की जरूरत हमें है नहीं। लास्ट ईयर जो कस्टम था, कस्टम ड्यूटी आपने सुनी होगी, ठीक है। जब हमारे कंट्री के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो कस्टम जो डिपार्टमेंट है वो उसको चेक करता है। तो कस्टम ड्यूटी लास्ट ईयर भी उसमें 4 रुपये मिल रहे थे, इस बार भी कस्टम से हमको कितने रुपये मिल रहे हैं, 4 रुपये मिल रहे हैं। इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास। देखिए लास्ट ईयर हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है जो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है, उसमें से लास्ट ईयर हमको मिल रहे थे 15 रुपये। 100 रुपये में से कितने रुपये मिल रहे थे, 15 रुपये। लेकिन इस साल वही कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर हो गया हमारा 17 रुपये। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया टैक्सेबल अमाउंट जो है वो हमारा धीरे धीरे देश के अंदर बढ़ रहा है। इसका मतलब है लोग टैक्स भर रहे हैं, लोग टैक्स कंप्लाइंस की तरफ अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
ये हो गया हमारे कुछ सेगमेंट। अब हम आते हैं अपने मेन सेगमेंट में, दैट इज़ द जीएसटी। जो जीएसटी का बेसिकली इतना प्रचार प्रसार सरकार ने उस टाइम पर किया था, या जीएसटी को बेसिकली जो हमारी सरकार लेकर आई थी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक यूनिफॉर्म टैक्स है, ठीक है ना, जो एक यूनिवर्सल टैक्स हमारे देश के अंदर लगता है। तो लास्ट ईयर उसमें 17 रुपये हमको मिले थे, लेकिन इस साल 1 रुपये बढ़कर उसमें हमको मिला हुआ है, दैट इज़ 18%, जो बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का बेसिकली बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट ने चलाई, बहुत सारे स्टेप ऐसे गवर्नमेंट ने लिए कि लोग जो हैं वो जीएसटी कंप्लाइंस करें, राइट। जीएसटी कंप्लाइंस का मतलब होता है लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशराइज करा, लोगों को इस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अनाउंस करी कि लोग अपना जीएसटी को भरें ही भरें, राइट। अगर जीएसटी भरेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की इनकम जो है बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे जो टैक्स इवेजन जैसी चीज़ें होती हैं, लोग टैक्स को छुपा लेते हैं अपने पास, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जीडीपी में वो सारी चीज़ें इंक्लूड अगर होंगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बाहर से उधार नहीं लेना पड़ेगा, देश के अंदर का पैसा देश के अंदर ही घूमेगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। इस बार 18% या 18 रुपीज़ बेसिकली हमारा डायरेक्टली कहाँ से मिला, हमको जीएसटी से मिला। फिर हम बात करते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से लास्ट ईयर हमारा 7% हम गए, या मतलब 100 में से 7 रुपये हमको मिल रहा था, लेकिन इस साल उसी अमाउंट में 5 ही रुपये हमको बेसिकली मिल पाया, 2 रुपये इस बार उसमें यूनियन एक्साइज ड्यूटी में घट गए। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, जैसे हम कोई चीज़ अगर बनाते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगती है, दैट इज़ द एक्साइज ड्यूटी। हालांकि इसका सेगमेंट भी बहुत बड़ा है, बट मोटा मोटा मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो लास्ट ईयर उसी एक्साइज ड्यूटी पे हमें 7 रुपये मिल रहा था, लेकिन इस बार कितने रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। इनकम टैक्स को कौन नहीं जानता, राइट। इनकम टैक्स में लास्ट ईयर हमारे 15 रुपीज़ हमको इनकम टैक्स से मिले थे, जो डायरेक्ट टैक्स का बेसिकली पार्ट है, जो डायरेक्टली अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर लेवल तक बेसिकली इनकम अर्न कर रहा है तो उसको उसका कुछ पोर्शन है टैक्स की तरह देना पड़ता है, दैट इज़ द इनकम टैक्स। बात सिंपल है। और लास्ट ईयर इसमें से 100 रुपये में से 15 रुपये डायरेक्टली वर कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्स, लेकिन इस साल ये बढ़कर हो गए तुम्हारे 19 रुपये, 4 रुपये बेसिकली हमारे इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार का बहुत अच्छी ये बात हम मेरे को लगी कि भाई जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, ठीक, वो हमारे देश के अंदर से ज़्यादा आ रहा है। सरकार को बाहर से लोन ज़्यादा लेना नहीं पड़ा, सरकार के ऊपर बर्डन कम पड़ रहा है, और अगेन हमारे देश में कहीं ना कहीं वृद्धि हमको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि सरकार ने इन सब चीज़ों के प्रति सजगता बहुत बढ़ाई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है। जैसे अप्रिशिएटिव जो चीज़ें हैं वो है हमारा, जैसे जीएसटी को सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली जीएसटी कंप्लाइंस लोग करें, उसमें बहुत अच्छे स्टेप लिए हुए हैं। इनकम टैक्स कंप्लाइंस लोग करें, इनकम टैक्स बेसिकली आईटीआर अपने फिल करें, ठीक है ना, तो उसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इनकम इन सब चीज़ों में बढ़ जाएगी। सो दिस वाज द कंप्लीट सेगमेंट कि कहाँ सरकार को इनकम होती है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। 100 रुपये में से इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करा और इस तरीके से हमने इसको एनालाइज कर लिया। अब देखते हैं जरा सरकार का पैसा 1 रुपये अगर है या 100 रुपये अगर बेसिकली सरकार के हैं, तो 100 रुपये बेसिकली जाते कहाँ हैं, ठीक है ना, गोज़ टू। पहली बात हमने देखिए, अब इसको इसी तरीके से आपको समझते हुए चलना है। अगर हम उधार लेंगे, अगर हम लोन लेंगे, ठीक है, तो लोन की क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लोन अगर लेते हैं तो आप किसी न किसी इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं ना, ब्याज दर जो जिसको हम बोलते हैं। देखिए ये है सूद, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। आपने लोन ले लिया और ये इसका ब्याज लग रहा है, ठीक। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें, अगर हमने 34% लोन लिया था, उसमें से 34% हमने जीडीपी में इंक्लूड कर लिया लोन लेकर। तो उस जीडीपी में से जो हमने कमाया, उसमें जो 100 रुपये हमने कमाई, मान के चलिए हमारी टोटल जीडीपी हुई 100 रुपये, उसमें से 20 रुपये तो अकेला लोन की पेमेंट करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला गया। आप सोचिए जरा इस बात को कि 100 रुपये में से 20 रुपये हम खाली लोन पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। देखिए अपने लोन की भरपाई कर रहे हैं, क्या कोई सेंस बना रहा है, ठीक है ना। बहुत एक बुरी चीज़ ये हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये में से 20 रुपये अगर हमारे देश के अंदर लगते, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते, हमारे एजुकेशन पे लगते, हमारे डिफेंस पे लगते, या और सारी चीज़ों पे लगते, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बढ़ोतरी होती। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम लोन पेमेंट में ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली सरकार लोन पे लोन ले जा रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार सरकार का जो लाइबिलिटीज़ हैं, सरकार की जो बोरिंग्स हैं, वो थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट पेमेंट भी कम मिलेगी, बिल्कुल इंटरेस्ट पेमेंट भी हमको कम देखने को मिलेगी। तो लास्ट ईयर हमारा 20% बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था, लेकिन इस साल हमारा कितना गया हुआ है, सिर्फ 19 रुपये गए हुए हैं 100 रुपये में से हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में। हालांकि ज़्यादा बेसिकली घटोतरी इसमें है नहीं, ज़्यादा इसमें कम हुआ नहीं है, बट अल्टीमेटली हमको ये देखना है, पॉजिटिव साइड हमको ये देखनी है कि सरकार किस तरीके से इन सब चीज़ों को कम कर रही है, हैंडल कर रही है। अगर 1 रुपये भी कम हुआ है, या अगर तुम्हारे 10 रुपये भी कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ ही है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सब्सिडीज आपको पता है, सब्सिडीज़ का मतलब होता है जो सरकार बेसिकली एडिशनल अमाउंट देती है, जो या सरकार जो बेसिकली कोप अप करने के लिए जो चीज़ें। तो इसमें होता क्या है, इसमें सरकार बेसिकली हेल्प करती है हमारे देश के जो नागरिक हैं, ठीक,
किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट को डायरेक्ट अगर कम कर देती है सरकार, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सब्सिडी। जैसा आपने सुना होगा ना, सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर बेसिकली आपको सब्सिडी मिलती है कि आप मान के चलिए 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, ठीक है, और सरकार बोली है मैं आपको सब्सिडाइज करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ आपका इनकम का लेवल जो है वो कम है, ठीक। तो सरकार क्या बोलती है, इसमें से अगर मैं 250 रुपये की सब्सिडी देनी है तो उस टाइम पर तो आप 100 रुपये 1000 रुपये पे करेंगे, लेकिन जो 250 रुपये है वो आपका डीबीटी के थ्रू, ठीक है ना, वो आपके क्या डीबीटी के थ्रू, डीबीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से सब्सिडी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके समझिए, जैसे सरकार जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली खेतों में डालते हैं, किसान जो खेतों में डालते हैं उस पर सरकार सब्सिडी देती है। सरकार बोलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में मान के चलिए 2300 रुपये बेसिकली इसकी कॉस्ट है, लेकिन हमारे देश में जब ये इसको इंपोर्ट करती है और जब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है, जब किसानों को देती है, तो सरकार कंप्लीट सब्सिडाइज को करके देती है, और कहीं ना कहीं ये किसानों को खाली 250 रुपये से 270 रुपये के आसपास का बेसिकली पड़ता है, जो 50 किलो का हमारा कट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अब सब्सिडी में लगता है पैसा, क्योंकि सरकार जो कंपनसेशन कर रही है, जो कंपनसेट कर रही है अपने एंड से, जो बेसिकली भरपाई कर रही है हर चीज़ की, उसमें से कहीं ना कहीं सरकार की जेब से निकलेगा। तो 100 रुपये में से 7 रुपये खाली उस सब भरपाई करने के लिए जाता है, उस सब्सिडी के लिए जाता है। आप सोचिए ज़रा, सब्सिडी जो है 7 रुपये बेसिकली लग रही है, जो 100 में से 7 रुपये खाली उन सब्सिडी उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इस बार जो सब्सिडी है उसको 6% के आसपास आपका रखा गया, या 6 रुपये ही बेसिकली सरकार के गए या जाएंगे बेसिकली सब्सिडाइज करने में, ठीक है ना, उस चीज़ को। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ डिफेंस। डिफेंस में लास्ट ईयर 8 रुपये बेसिकली सरकार ने लगाए थे, ठीक है ना, 8 रुपये, 100 रुपये में से 8 रुपये सरकार ने डिफेंस को दिए थे। वहीं इस बार भी सरकार ने 100 रुपये में से 8 रुपये ही डिफेंस को दिए हुए। डिफेंस एक्सपेंडिचर में डिफेंस के ऊपर खर्चा सरकार जो है ज़्यादा नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखिए, जो एक गलत चीज़ है, ठीक है ना, जो एक गलत चीज़ है। सरकार को डिफेंस के ऊपर जो है खर्चा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा बेसिकली खर्च कर रहे हैं अपने डिफेंस पे, ठीक है ना। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि डिफेंस जो है एक मेजर बेसिकली हमारे लिए चीज़ होगी, क्योंकि हमारे देश जिस तरीके से हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो अगर हमने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, कहीं ना कहीं हमारे इकॉनमी के लिए या हमारी कंट्री के लिए वो एक खतरा हो सकता है, ठीक है ना। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमको अपना बढ़ाना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा और उसको देख लेते हैं। दैट इज़ फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। जो फाइनेंस कमीशन के पास बेसिकली पैसा गया हुआ है, ठीक, जो फाइनेंस कमीशन है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन ग्रांट देती है, तो फाइनेंस कमीशन के पास बेसिकली वो फाइनेंस कमीशन ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 9 रुपये बेसिकली उनको दिए गए फॉर सच अ डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक। तो लास्ट ईयर भी उतना दिया गया था और इस साल बेसिकली हमारे उतना ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर लेते हैं, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनके बारे में थोड़ा मतलब इधर उधर जो बेसिकली होता रहता है कि छोटे मोटे जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक, तो उन सब चीज़ों में हमारा 8 रुपये लास्ट ईयर बेसिकली उतना एक्सपेंडिचर था, उसके लिए डाला गया था, और इस साल 9 रुपये उसके लिए डाला गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि ये सारे एक्सपेंडिचर है ना, दूसरे तरीके एक्सपेंडिचर या खर्चों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, इसमें जब फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर से बेसिकली पैसा निकल गया, ठीक। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो आते हैं, जो अनफोर्सिन हमारे साथ सिचुएशन हो जाती है, उन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए दूसरे एक्सपेंडिचर हमारे देश के अंदर दिए जाते हैं। पेंशन की अगर हम बात करें, सरकार जो अपनी तरफ से बेसिकली पेंशन रेट्स को बेसिकली पैसा जो देती है, पेंशन जो देती है, तो लास्ट ईयर भी 4 रुपये बेसिकली दे रही थी आउट ऑफ 100, और इस साल भी कितना दे रही है, 4 रुपये दे रही है आउट ऑफ 100, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं मेन मुद्दों पर, ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दों पर। हमारा सब्सिडी हो चुका है, डिफेंस हो चुका है, अब जो मेन मुद्दे हमारे पास बचे हुए हैं वो हैं ये। पहली बात, सरकार ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर लास्ट ईयर 9 रुपये खर्च करे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर, और सरकार ने इस साल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर 8 रुपये खर्च करे। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको पहले डिक्टेट कर देता हूँ। सरकार ने लास्ट ईयर सरकार ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर 16 रुपये, इस साल सरकार ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर 16 रुपये खर्च करे हैं, और लास्ट ईयर सरकार ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर 17 रुपये खर्च करे थे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को आप समझते हुए चलिए, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर स्टेट और स्टेट और सेंटर साथ में मिलकर काम करेंगे, उनको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंटर स्पॉन्सर करती है स्टेट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा है, आपने मनरेगा स्कीम के बारे में सुना होगा, दैट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिमांड ड्रिवन स्कीम है। तो उसके अंदर बेसिकली जो पैसा लगाते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं, उसमें सरकार 9 रुपये दे रही है। वहीं अगर हम बात करें जो सरकार अकेले काम करने वाली है, या जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अकेले की स्कीम है, उसमें सरकार ने लास्ट ईयर 17 रुपये दिए थे और इस साल 16 रुपये दिए हुए। अब देखिए ये कैसे गलत चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर हम बात करें ना, तो हमारे देश में अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पार्टिसिपेशन है स्टेट्स का, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्टिसिपेट कर ही रही है, अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघवाद का बेसिकली नींव है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्या सरकार इस तरफ सजगता दिखा रही है? इस तरफ सरकार सजगता नहीं दिखा रही है, ठीक है ना। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा जाता है तो उनकी एक्सपेंडिचर कैपेबिलिटी बेसिकली बढ़ेगी, उनकी बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल कैपेसिटी बेसिकली बढ़ेगी, ठीक है ना। कहीं स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होगा, जो शॉर्टेज ऑफ या स्कैरसिटी ऑफ जो फाइनेंस होता है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। क्या सरकार इस तरफ अपनी सजगता दिखा रही है? बिल्कुल नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे देश में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में सरकार को ज़्यादा पैसा डालना चाहिए था, जो सरकार नहीं डाल रही। दिस इज़ व्हाट द नेगेटिव पॉइंट इज़। और लास्ट ईयर 9 रुपये तो कम से कम डाले थे, इस साल घटाकर 8 रुपये उसको कर दिए, तो 1 रुपया बेसिकली 100 रुपये में से कम कर दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ। वहीं अगर हम बात करते हैं जिसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले काम करने वाली है, दे आर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सरकार लास्ट ईयर उसमें खाली 17, लास्ट ईयर सरकार ने 17 रुपये उसमें डाले थे, ठीक है, लेकिन इस साल सरकार ने घटाकर उसको 16 रुपये कर दिया है। तो 1 रुपये घटाने बढ़ाने से बेसिकली क्या ही हो जाएगा, अल्टीमेटली जो मेजर चंक है वो जिसके अंदर जाना चाहिए था, जिस स्कीम के अंदर जाना चाहिए था, उस स्कीम के अंदर तो गया नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ इसमें लिख दिया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडीज। डिफेंस और सब्सिडीज़ को घटाकर जो बेसिकली हमारी स्कीम बची, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले की स्कीम है, उनके अंदर अकेला सरकार ने 100 रुपये में से 16 रुपये खर्च करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अकेला काम करेगी ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डीमोरलाइजेशन फील होगा ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा यूनियन, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग यूनियन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन का जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक। तो अगर साथ मिलकर काम करेंगे सेंटर और स्टेट, तो कहीं ना कहीं वो एक बेटर आउटपुट हमको देगा, वो कहीं ना कहीं एक बेटर पिक्चर हमारे लिए ड्रॉ कर लेगा। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम लाइज, ठीक है ना। ये हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर कंसर्न है। इस बात को आप समझते हुए चलेंगे, पॉजिटिवली पॉजिटिव लेंगे, ठीक। क्योंकि खाली यही सरकार ऐसा नहीं करती, लोन हर सरकार ने लिया, लोन की पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट हर सरकार के काल में बढ़ी है, हर सरकार के दौर में बढ़ी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हर सरकार के उसमें बढ़े हुए। देखिए मैं आपको अगर एक पिक्चर ड्रॉ करूँ ना, तो यहाँ आप अगर जाएंगे, देखिए दिस इज़ द कंप्लीट बजट, ठीक। अगर यहाँ आप देखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर बेसिकली उसका वो पिक्चर है नहीं, ठीक है ना। हमारे देश में अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने इसको लिखा हुआ है, हमारे देश में टोटल सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है जो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो हैं 676 स्कीम्स। ध्यान रखिए 676 स्कीम्स हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये, ठीक। वहीं अगर हम बात करें स्टेट और सेंटर, जिनमें दोनों को मिलकर काम करना है, वो खाली 66 ऐसी स्कीम्स हैं। अब देखिए जरा सोच के देखिए आप कि कितना ज़्यादा ये मामला हिला हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर आप गहनता से समझेंगे, इस चीज़ को अगर आप डीप जाके एक बार समझेंगे, तो आपको एक बेटर पिक्चर देखने को मिलेगी किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, इंक्लिनेशन है गवर्नमेंट का, रेदर देन आपका फेडरलिज्म की तरफ, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम करें, यहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है, ठीक है ना। तो 676 स्कीम को स्पॉन्सर करने के लिए सरकार ने इस साल जो है 16 रुपये दिए हुए हैं कि भैया बजट में हम लोग 16 रुपये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पर लगा देंगे, और खाली 8% या 8 रुपये खाली ये इन 66 स्कीम पर लगाएंगे। तो ये क्या सही बात है? ये आप मुझे एक बार बताइए, सोच समझ के बताइए आप मुझे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी डाटा हैं जो मैं आपको अभी प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज़, ठीक है ना। जो मेरे को समझाना है मैं एक बार इसको समझाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। उसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ें बच गई हैं वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास चंक बचता है, दैट इज़ स्टेट शेयर ऑन द टैक्स एंड ड्यूटीज़। जो स्टेट्स को सरकार पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना टैक्स डिवीज़न करती है, जो सरकार को पैसा मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा मिला है सरकार को, उसका डिवीज़न जो स्टेट्स की तरफ जाता है, हम उसकी बात कर ले रहे हैं। 18 रुपये लास्ट ईयर सारे स्टेट्स को बांटा गया था। ये ध्यान रखिएगा, किसी एक स्टेट का नहीं है ये हमारे कंट्री के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में 18 रुपीज़, 100 रुपये में से 18 रुपये 28 स्टेट्स को बांटे गए थे, ठीक। लेकिन इस साल वही जो अमाउंट है वो हमको दिख रहा है कि 21 रुपीज़ बांट रही सरकार। तो कहीं ना कहीं हमको इंक्रीमेंट दिख रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें ना कहीं हमको ये समझ में आ रहा है कि
कुछ चीज़ों को अगर कंपनसेट करना है तो उनको अच्छा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कुछ स्कीम्स को कम कर देती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्कीम है वो आपका डिले से चल रही है। यहाँ पर ये पूरा डाटा है, यहाँ पे देखिए डिलेड प्रोजेक्ट इन मार्च 2021 में बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट मॉस्पी की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे बेसिकली ये रिपोर्ट लिस्टेड है। इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि कौन से प्रोजेक्ट कितने देरी से चल रहे हैं, उनमें कितना लाख करोड़ का आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ठीक, और किस तरीके से वो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्रेकअप ऑफ 557 डिलेड इन द मंथ प्रोजेक्ट ऑफ मार्च 2021। ये 2021 तक की रिपोर्ट है, 2024 तक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ठीक। तो इसमें मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारे देश में काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा आपको आउटले एक आपका ड्रॉ कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे हमारी सरकार जो है, कहाँ कहाँ से उसके पास इनकम आती है और कहाँ कहाँ पे उसमें पैसा बेसिकली हमारी सरकार पैसा डालती है, ठीक। अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किसी भी सेगमेंट में आपको कुछ डाउट है, ठीक, या आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मामला, तो डू लेट मी नो इन दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कुछ और जाननी है तो वो भी आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं उन सब चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करूँ। लेकिन अगर कोई डाउट आता है इस पूरे सेगमेंट में कि भाई हमारे जो कैपिटल इनवर्ड है और कैपिटल आउटवर्ड है, ठीक, उसमें आप मेरे को डाउट आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।